हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करेंगे। जो पेपर हमारा 25 जनवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था, उसका इंग्लिश का पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले भी ये पेपर्स को सॉल्व नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको सारे पेपर्स की वीडियोज़ मिल जाएंगी। साथ ही यदि आपने 2021-22 वाले पेपर्स भी नहीं देखे हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वो पेपर्स भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। फ्रेंड्स, साथ ही एक और न्यूज़ आपको देनी है, यदि आपने मेरे सेकंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल का लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस चैनल पर मैं काफ़ी अच्छी और अलग अलग प्रकार की स्टोरीज को अपलोड करती हूँ। उस चैनल को सब्सक्राइब करके उसको अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। क्वेश्चंस को करने के लिए हमें पैसेज को पढ़ना है, तो चलिए फटाफट से पैसेज को पढ़ लेते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि पैसेज को हिंदी में समझा दीजिए। तो चलिए अब हम लोग पहले पैसेज को हिंदी में समझते हैं, फिर उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ए फॉसिल इज द रिमेन्स ऑफ एन एनिमल और ए प्लांट विच इज़ नो लॉन्गर लिविंग। एक जो जीवाश्म होता है वो किसी जानवर या फिर प्लांट यानी कि पौधे का अवशेष होता है। रिमेन्स यानी कि अवशेष, फॉसिल यानी कि जीवाश्म। जो जीवाश्म होता है वो किसी जानवर या पौधे का क्या होता है, अवशेष होता है। इट हैज़ बीन 1 मिनट, थोड़ा सा शॉर्ट कर दूँ, कोई ये दब रहा है फ्रेंड्स। विच इट हैज़ बीन डेड फॉर मैनी ईयर्स। यह जो है वो काफ़ी सालों से मृत है, मरा हुआ है। एंड ओनली ए पार्ट ऑफ इट इज़ लेफ्ट टुडे। और आज इसका केवल एक ही पार्ट जो है, एक ही भाग जो है, हिस्सा बचा हुआ है। दिस पार्ट इज कॉल्ड ए फॉसिल। और यह जो भाग है, यह जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, यही जीवाश्म कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, व्हेन ए सेल्फिश डाइज, जब एक शंख मरता है। सेल्फिश यानी कि शंख यहाँ पर है, डाइज मरता है। द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, तो उसका जो सॉफ्ट पार्ट है, जो नरम भाग है शरीर का, वो क्या होता है, विल सून रोट, वो जल्द ही लाल हो जाता है, यानी कि उसमें सड़ांध या दुर्गंध आने लगती है। बट द सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, लेकिन जो जीव का खोल होता है, शेल होता है ऑर्गेनिज्म का, जीव का जो खोल होता है, विच इज हार्ड, जो कठोर होता है, एंड मेड ऑफ कैल्शियम, और कैल्शियम का बना होता है, विल रिमेन, वह बना रहता है। द शेल सिंक्स इनटू द सैंड, जो शेल है वो क्या करता है, वो डूब जाता है इनटू द सैंड। किस में डूब जाता है फ्रेंड्स, रेत में डूब जाता है। एट द बॉटम ऑफ द सी, समुद्र के तल में जो रेत होती है उसमें ये डूब जाता है, शंख। ठीक है। मैनी ईयर्स पास, कई वर्ष बीत जाते हैं। एंड द सैंड चेंजेस इनटू सैंडस्टोन, और जो ये सैंड है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, वो सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर में परिवर्तित हो जाता है। जो रेत है ये वो किस में परिवर्तित हो जाती है, ये परिवर्तित हो जाती है बलुआ पत्थर में। वी डिग डाउन इनटू द सैंडस्टोन, हम क्या करते हैं, हम बलुआ पत्थर में खुदाई करते हैं। वी फाइंड फॉसिल्स, और हम क्या करते हैं, जीवाश्म प्राप्त करते हैं, यानी कि हमें जीवाश्म मिलते हैं। हम जब खुदाई करते हैं बलुआ पत्थर में तो हमें जीवाश्म मिलते हैं। सो इसलिए फॉसिल्स आर नथिंग, जो फॉसिल्स हैं, जो जीवाश्म है, वे कुछ और नहीं बल्कि द 110 ट्रेसेज ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, एंड प्लांट्स और पौधे हैं, बरीड इन द अर्थ, उनके जो कठोर निशान हैं वो धरती में दबे हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है, फॉसिल्स आर गुड सोर्स ऑफ स्टडी। जो फॉसिल्स हैं, जो जीवाश्म हैं, एक बहुत बड़ा स्रोत है अध्ययन का टू पैलेनियोटोलॉजिस्ट। किसके लिए, जीवाश्म वैज्ञानिकों के लिए, यानी कि जो जीवाश्मों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक हैं उनके लिए। वाई स्टडिंग दैम, उनका अध्ययन करके, इन जीवाश्मों का अध्ययन करके, दे लर्न अबाउट द चेंजेस दैट अक्योर्ड ऑन द अर्थ मिलियन ईयर्स एगो। जो वैज्ञानिक हैं वो क्या करते हैं फ्रेंड्स, इनका अध्ययन करके वे लाखों वर्ष पूर्व, दे लर्न अबाउट द चेंजेस, वे क्या करते हैं, सीखते हैं, जान पाते हैं उनके बारे में। किसके बारे में जान पाते हैं फ्रेंड्स, डेट अक्योर्ड चेंजेस, उन परिवर्तनों के बारे में, डेट अक्योर्ड ऑन द अर्थ मिलियन ईयर्स एगो, जो लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर हुए थे। लाखों वर्ष पृथ्वी पर हुए परिवर्तनों के बारे में जान पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए,
फाइंडिंग ए सेलफिश फॉसिल, एक सेलफिश का जीवाश्म पाकर, एक शंख का जीवाश्म पाकर इन ए माउंटेन रेन, पहाड़ी के क्षेत्र में। उदाहरण के लिए किसी पहाड़ी के क्षेत्र में एक शंख का जीवाश्म पाकर ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक में कंक्लूड, यह निष्कर्ष निकाल सकता है डेट की द एरिया वाज वंस अंडर सी वाटर, जो ये एरिया है, जो ये क्षेत्र है वो कैसा था, जो ये क्षेत्र है वह जो है क्या था फ्रेंड्स, ये निष्कर्ष निकालता है कि यह जो क्षेत्र है वह कभी ना कभी समुद्र की पानी के नीचे था। ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार फाइंडिंग फॉसिल्स ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट्स इन ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड में उष्णकटिबंधीय पौधों के जीवाश्मों का खोजने पर, यानी कि उनको प्राप्त करने पर वन में कोई भी कंक्लूड निष्कर्ष निकाल सकता है डेट की दिस लैंडमास, यह जो भूभाग है वंस कभी हैड ए डिफरेंट क्लाइमेट, उसकी जो जलवायु है कभी डिफरेंट रही होगी, अलग रही होगी अदर देन द प्रेजेंट वन, आज की जलवायु से। वह यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि इस भूभाग की जो जलवायु है वो किसी समय वर्तमान की जलवायु से अलग रही होगी, भिन्न रही होगी। बिसाइड्स फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों के जीवाश्म के अलावा वन में फाइंड फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स टू, वन में फाइंड्स इसमें क्या हुआ है फ्रेंड्स, फॉसिल्स प्राप्त हुए हैं और प्लांट्स के, यानी कि पौधों के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, जीवाश्म मिले हैं। ट्रीज एंड प्लांट्स नियर लेक्स एंड स्ट्रीम्स ऑफन फॉल इनटू द वाटर, ट्रीज एंड प्लांट्स, पेड़ और जो पौधे हैं वो झीलों और झरनों के किनारे पास के पेड़ पौधे जो हैं अक्सर फॉल इनटू द वाटर, पानी में गिर जाते हैं। एंड और सब्सिक्वेंटली गेट बरीड इन द सॉफ्ट मड, और क्या होता है बाद में ये नरम मिट्टी में दब जाते हैं, सॉफ्ट मड यानी कि नरम मिट्टी में ये दब जाते हैं। फाइनली अंत में आफ्टर मैनी लॉन्ग ईयर्स, कई सालों के बाद, कई वर्षों के बाद, द ट्री चेंजेस फ्रॉम वुड इनटू फॉसिल, जो पेड़ हैं वो लकड़ी से फॉसिल यानी कि जीवाश्म में बदल जाते हैं। दस इस प्रकार फॉसिल्स आर ए ग्रेट सोर्स ऑफ इंटरेस्ट टू ऑब्जर्व, इस प्रकार जो जीवाश्म है वे एक बड़ा स्रोत है, किसका बड़ा स्रोत है, इंटरेस्ट टू ऑब्जर्व करने का, अवलोकन करने का, एंड स्टडी और अध्ययन करने के लिए, नॉट ओनली न केवल साइंटिस्ट के लिए, न केवल वैज्ञानिकों के लिए बल्कि अन्य लोगों के लिए भी। इस प्रकार जो जीवाश्म है वो न केवल वैज्ञानिकों के लिए बल्कि अन्य लोगों के लिए भी अवलोकन और अध्ययन के लिए रुचि का एक बड़ा स्रोत है। फ्रेंड्स ये थोड़ा लंबा पैराग्राफ था, तो चलिए अब हम इस पैराग्राफ को पूरी तरह से समझ चुके हैं। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए फॉसिल इज द रिमेन्स ऑफ एन एनिमल और प्लांट, अंडरलाइन वर्ड इज ए फॉसिल इज द रिमेन्स ऑफ एन एनिमल और प्लांट, एक जीवाश्म जो है वो अवशेष है प्लांट या एनिमल का, जानवर या पौधे का। तो इसमें जो एक वर्ड दिया हुआ है रिमेन्स, ये किस रूप में यहाँ पर प्रयोग हुआ है, एडवर्ब के रूप में, नाउन के रूप में, वर्ब के रूप में या एडजेक्टिव के रूप में। तो इसका जो प्रयोग हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो इसका प्रयोग हुआ है यहाँ पर एक नाउन के रूप में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। रिमेन्स का यहाँ पर आंसर जो अर्थ निकल रहा है वो अवशेष निकल रहा है, जो कि एक नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रीज एंड प्लांट्स नियर लेक्स एंड स्ट्रीम्स ऑफन फॉल इनटू द वाटर, पेड़ पौधे जो हैं झील और झरनों के किनारे वो अक्सर पानी में क्या करते हैं, डूब जाते हैं, गिर जाते हैं। पिक आउट द वर्ब फ्रॉम द क्वोटेड स्टेटमेंट, यहाँ पर हमें वर्ब को पिक आउट करना है, वर्ब को बताना है कि कौन से यहाँ पर वर्ब यूज हुई है। नंबर 1 इनटू, 2 ऑफन, 3 नियर, 4 फॉल। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो है फॉल, फॉल का यहाँ पर वर्ब के रूप में यूज हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड डिकम्पोज इन पारा 1 इज, यहाँ पर पारा 1 में एक वर्ड दिया हुआ है डिकम्पोज, उसका यहाँ पर हमें क्लोजेस्ट मीनिंग वाला वर्ड यानी कि साइनोनिम बताना है। पहला है रोड, दूसरा है हार्डेंड, तीसरा है सिंक्स, चौथा है रिमेन्स। तो यहाँ पर पहले पैराग्राफ में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका जो साइनोनिम यहाँ पर यूज हुआ है पहले वर्ड में डिकम्पोज का, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रोड। रोड मीन्स होता है सड़ांध या फिर दुर्गंध, और डिकम्पोज का मीन्स भी वही होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, रोड का यूज यहाँ पर पारा 1 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4,
विच वर्ड इन पारा 2 मीन्स द सेम लाइकवाइज। लाइकवाइज का यहाँ पर सेम मीन वाला वर्ड बताना है, यानी कि साइनोनिम बताना है। नंबर 1 गुड, 2 प्रेजेंट, 3 सिमिलरली, 4 कंक्लूड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सिमिलरली। सिमिलरली मीन्स होता है समान, और लाइकवाइज का मतलब भी वही होता है जो कि सिमिलरली हमारा पारा 2 में दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए फॉसिल ऑफ ए सेलफिश आफ्टर रीडिंग दिस स्टेटमेंट। निम्न कथनों को पढ़ कर के जीवाश्म सेलफिश के जो संख्या है उसके जीवाश्म के फॉर्मेशन को क्रम से हमें लगाना है। नंबर 1 सॉफ्ट पार्ट ऑफ द सेलफिश बॉडीज रूट। जो सॉफ्ट पार्ट है शंख की बॉडी का वो उसमें सड़ान आने लगती है, वह लाल हो जाता है। दूसरा है शेल सिंक्स इनटू द सैंड इन द बॉटम ऑफ द सी। जो सेल है, जो खोल है, वो क्या है, रेत में समुद्र के तल के नीचे डूब जाता है। और तीसरा है सी सेलफिश डाइज। जो शंख है वह मृत हो जाती है। चौथा है सैंड चेंजेस टू सैंडस्टोन। और जो रेत है वो बलुआ पत्थर में बदल जाती है। तो इसे हमें सही क्रम से फ्रेंड्स लगाना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। पहले आ जाएगा सी, पहले सेलफिश शंख मरता है, उसके बाद क्या होता है, फिर उसका जो सॉफ्ट पार्ट है उसका उसमें सड़ान आने लग जाती है। उसके बाद हमारा क्या होता है, जो सेल है वो डूब जाता है समुद्र की तली के में रेत में, बी वाला हो जाएगा। और लास्ट में वो चेंज हो जाता है बलुआ पत्थर में, फिर हो जाएगा डी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डू पैलेनियोटोलॉजिस्ट स्टडी। जो पैलेनियोटोलॉजिस्ट हैं, जो जीवाश्म वैज्ञानी हैं, वो किसका अध्ययन करते हैं। नंबर 1 फॉसिल्स का, 2 ट्रॉपिकल प्लांट्स का, 3 अर्थ का, 4 सेलफिश का। तो ये अध्ययन करते हैं फॉसिल्स का, यानी कि जीवाश्मों का। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्न कथनों को पढ़िए। नंबर 1 है ए फॉसिल्स ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट्स आर फाउंड इन ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में जो जीवाश्म हैं वो उष्णकटिबंधीय पौधे हैं, वो जो पाए जाते हैं, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय ग्रीनलैंड में उष्णकटिबंधीय ये पौधे हैं, उनके जीवाश्मों को यहाँ पर प्राप्त किया गया है। दूसरा है ग्रीनलैंड हैज़ द सेम क्लाइमेट टुडे एज इट हैड मिलियन ईयर्स एगो। बी कह रहा है कि जो ग्रीनलैंड की जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो पहले आज भी वैसी है जैसी मिलियन ईयर्स पहले थी, यानी कि लाखों वर्ष पूर्व थी। तो ए वाला तो हमारा सही है फ्रेंड्स, और बी वाला जो है वो हमारा गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। What does finding the fossil of a shellfish in the mountain range indicate? What does finding the fossil of shellfish शंख के जीवाश्म का मिलना इन द माउंटेन रेन पहाड़ियों के नीचे क्या इंडिकेट करता है। नंबर 1 द एरिया वाज वंस ए ट्रॉपिकल रेन। 2 द माउंटेनियस रेन आर इन द सेम एरिया। 3 माउंटेन्स वर वन अंडर द सी वाटर। 4 चेंजेस ऑन अर्थ डोंट अक्योर एवर। तो यह जो है वो इंडिकेट करता है, दर्शाता है कि जो पहाड़ी है वर वंस अंडर सी वाटर, जो यह पहाड़ी है वो किसी समय समुद्र के पानी के नीचे थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि हमारा सेकंड पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो गया है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग सेकंड पैराग्राफ को पढ़ते हैं और इसको फटाफट से समझते हैं। आफ्टर द एक्सीडेंट, हादसे के बाद यानी कि एक्सीडेंट के बाद, ए कार फ्रॉम द हॉस्पिटल टू कृष्णा टू हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल की जो कार है यानी वो टू कृष्णा टू हॉस्पिटल, कृष्णा को हॉस्पिटल ले आती है। द 2 मैन कैरीड हिम, 2 आदमी उसको उठाकर ले आते हैं टू ए बेड पर एंड पुट हिम, और उसे वहाँ पर डाल देते हैं। इन इट केयरफुली, सावधानी पूर्वक। सून ए नर्स, जल्दी ही एक नर्स एंड ए डॉक्टर केम, और एक डॉक्टर आते हैं। द नर्स रोट हिज नेम एंड एड्रेस इन ए बुक। नर्स ने क्या किया, नर्स ने एक किताब में उसका एड्रेस यानी कि उसका पता और उसका नाम लिखा। डॉक्टर टूक द बैंडेज ऑफ कृष्णाज आर्म। डॉक्टर ने क्या किया, कृष्णा की जो आर्म थी, जो बाँह थी, उस पर से पट्टी को उतार दिया। लुक्ड एट इट, इसको देखा केयरफुली, ध्यानपूर्वक, एंड पुट हिज हैंड ऑन इट, और उसका जो हाथ है उसको रख दिया।
उस पर रख दिया। ही सैड, वह बोला, यानी कि डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर ने कहा द आर्म इज ब्रोकन, जो हाथ है वो टूट गया है। ही सैड टू द नर्स, उसने नर्स से कहा गिव हिम सम टी टू ड्रिंक, इसे पीने के लिए कुछ चाय दो। देन ही सैड टू कृष्णा, तभी उसने कृष्णा से कहा डोंट वरी, डू नॉट वरी, चिंता मत करो, वी विल डू समथिंग, हम कुछ कर रहे हैं, यानी कि वी विल डू समथिंग, हम कुछ करेंगे। जस्ट नाउ, अभी हम कुछ करेंगे। यू विल बी ऑल राइट सून, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। कृष्णा वाज ए लिटिल चीयर्ड अप एंड सैड, कृष्णा थोड़ा खुश हुआ एंड सैड, और बोला थैंक यू डॉक्टर, धन्यवाद डॉक्टर। द नर्स गेव हिम टी टू ड्रिंक, नर्स ने उसने पीने के लिए चाय दी। एंड कवर्ड हिम विद ए वार्म क्लॉथ, और उसे कवर्ड यानी कि ढक दिया एक गर्म कपड़े से। डॉक्टर गेव हिम एन इंजेक्शन टू लेसन हिज पेन, डॉक्टर ने क्या किया, उसे एक इंजेक्शन दिया लेसन हिज पेन, उसके दर्द को कम करने के लिए। ही टाइड सम बैंडेजेस, उसने कुछ बैंडेजेज यानी कि कुछ पट्टियाँ बांधी। एंड अप्लाइड प्लास्टर, और प्लास्टर लगाया। कृष्णाज आर्म पेंड हिम ए लॉट, कृष्णा की जो बाँह थी वो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसमें उसको दर्द हो रहा था। ही रिक्वेस्टेड द डॉक्टर टू लुक एट इट, उसने कृष्णा ने किया कृष्णा ने डॉक्टर से इसे देखने के लिए अनुरोध किया, रिक्वेस्ट की। द डॉक्टर टोल्ड, डॉक्टर ने कहा द नर्स टू गिव अनदर इंजेक्शन, डॉक्टर ने नर्स को दूसरा इंजेक्शन देने के लिए कहा उसे। आफ्टर दिस, इसके बाद कृष्णा कुड स्लीप वेल, अच्छे से सो गया, उसको अच्छे से नींद आ गई। वाइल कृष्णा वाज इन द हॉस्पिटल, जब कृष्णा हॉस्पिटल में था। मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स केम टू सी हिम, उसके कई सारे दोस्त उससे मिलने आए। वेन एवर हिज फादर एंड मदर, जब उसके माता पिता आए। केम टू विजिट हिम, उसे देखने आए, जब उसके माता और पिता उसे मिलने आते। दे ब्राउट सम फ्रूट मिल्क एंड बुक्स, तो वे क्या लेके आते थे, कुछ फल, कुछ मिठाइयाँ और कुछ दूध लेकर आते थे। देर वर सेवरल अदर पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट डिसीजेज इन कृष्णाज रूम, वहाँ पर कई अन्य व्यक्ति भी थे जो एक सप्ताह जो काफ़ी कई रोगों से पीड़ित थे। कई अन्य व्यक्ति भी उसके रूम में थे, कृष्णा के रूम में, जो अन्य रोगों से पीड़ित थे। ही वॉज ऑल राइट, वह जो है बिल्कुल ठीक हो गया। इन ए वीक, एक सप्ताह में। एंड वेंट होम, और घर गया। आफ्टर ग्रीटिंग दिस रूम फेलोज, उस रूम के फेलोज से मिलकर के, उस रूम के जो साथी हैं उनसे मिलकर के वह घर चला गया। फ्रेंड्स, ये छोटा सा पैराग्राफ था। चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है He was all right within a week. The underlined words in this sentence as are which parts of speech? यहाँ पर all right जो है उसमें कौन सा parts of speech है? नंबर 1 है conjunction, 2 adverb, 3 verb, 4 adjective। तो all right का यहाँ पर adjective के रूप में यूज किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, what is the noun form of the verb applied डेट अपेयर्स इन पारा 2? पारा 2 में अप्लाई वर्ड दिया हुआ है, अप्लाइड, तो इसका नाउन के रूप में वर्ड हमें बताना है। नंबर 1 अप्लाइज, 2 एप्लीकेशन, 3 अप्लाई, 4 अप्लाइंग। तो यहाँ पर नाउन के रूप में यूज होगा एप्लीकेशन का, तो अप्लाइड का जो नाउन हो जाएगा वो हो जाएगा एप्लीकेशन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कृष्णाज स्टे एट द हॉस्पिटल रिजल्टेड इन, कृष्णा का हॉस्पिटल में रुकना, उसका क्या परिणाम निकला, रुकने का क्या परिणाम हुआ? नंबर 1 कंप्लीट रिकवरी, 2 ए रिलैप्स, 3 फ्रस्ट्रेशन, 4 पार्शियल रिकवरी ओनली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कंप्लीट रिकवरी, यानी कि वह पूरी तरह से ठीक हो गया, कंप्लीट रिकवर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वाइल कृष्णा वाज इन द हॉस्पिटल, जब कृष्णा हॉस्पिटल में था। इन दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में द वर्ड वाइल मीन्स, यहाँ पर वाइल का क्या अर्थ निकल रहा है? नंबर 1 सो फार एज, 2 सून आफ्टर, 3 एज लॉन्ग एज, 4 बिफोर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एज लॉन्ग एज। यहाँ पर वाइल का जो मीन्स है वो है एज लॉन्ग एज, यानी कि जब तक कि वह वहाँ पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द डॉक्टर सेड टू कृष्णा, डॉक्टर ने कृष्णा से कहा डू नॉट वरी, टू चिंता मत करो, किस लिए चिंता मत करो? नंबर 1 कंफर्ट हिम, 2 प्लीज हिम, 3 प्रेज हिम, 4 मेक हिम टेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कंफर्ट हिम, उसको आराम देने के लिए, यानी कि वो कंफर्ट महसूस करे, कंफर्टेबल महसूस करे, उन्होंने कहा था डोंट वरी, चिंता मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। नंबर 1 है कृष्णाज फ्रेंड्स विजिटेड हिम इन द हॉस्पिटल, कृष्णा के फ्रेंड्स हॉस्पिटल में विजिट करने आए थे, मिलने आए थे। दूसरा है हमारा कृष्णाज पेरेंट्स ब्राउड फ्रूट्स एंड बुक्स, कृष्णा के जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो फ्रूट्स यानी कि पुस्तकें, फल और पुस्तकें लेकर आए। तीसरा है मैनी पीपुल सफ़र्ड फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम एज कृष्णा, जो कई व्यक्ति थे वो वहाँ पर उसी बीमारी से पीड़ित थे जिससे कृष्णा पीड़ित था। चौथा है द नर्स केयर्ड वेल फॉर कृष्णा, नर्स ने कृष्णा की खूब केयर की। तो यहाँ पर जो गलत है, जो सत्य नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर 3। जो मैनी पीपुल थे वो अलग अलग बीमारियों से पीड़ित थे, ना कि कृष्णा की बीमारी सेम प्रॉब्लम से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज, निम्न कथनों को पढ़िए। पहला है कृष्णाज आर्म पेन्ड ए लॉट, कृष्णा की जो बाँह थी वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, उसमें ए वाला है। तो दूसरा है द नर्स टोल्ड द डॉक्टर टू गिव हिम एन इंजेक्शन, बी। और तीसरा है लेटर कृष्णा कुड स्लीप वेल, बाद में कृष्णा ठीक से सो गया। तो ए वाला और सी वाला हमारा सही है, बी वाला गलत है। द नर्स टोल्ड द डॉक्टर गिव हिम एन इंजेक्शन, नर्स ने डॉक्टर से दूसरा इंजेक्शन देने को कहा, ये कथन गलत है। तो ए और सी हमारा सही है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, ए एंड सी आर करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अब यहाँ से हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो चलिए पेडागोजी के क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है चिल्ड्रन एक्वायर नॉलेज थ्रू सोशल इंटरेक्शन, दिस आइडिया इज सपोर्टेड बाय पियाजेट, 2 वाइगोत्स्की, 3 चॉम्स्की, 4 स्किनर। जो बच्चे हैं वो भाषा एक्वायर करते हैं, भाषा सीखते हैं थ्रू सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा। तो यह किसके द्वारा कथन है, तो यह कथन दिया गया है फ्रेंड्स वाइगोत्स्की द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इन डैश स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन्फेंट्स रिपीट consonant vowel combination in long strings, number 1 babbling, 2 cooing, 3 telegraphing speech, 4 invented speech। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 बबलिंग। इन बबलिंग स्टेज, बबलिंग के की अवस्था में जो लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का जो विकास है वो रिपीट करता है कंसोनेंट वॉवेल्स को, कॉम्बिनेशन इन लॉन्ग स्ट्रिंग्स। कंसोनेंट वॉवेल यानी कि व्यंजन और स्वर और व्यंजन के कॉम्बिनेशन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इन लैंग्वेज लर्निंग, भाषा सीखने में द सेमनाटिक अचीवमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड इज कंसीडर्ड व्हेन, जो सेमनाटिक अचीवमेंट है वह इन अर्ली चाइल्डहुड शुरुआती बचपन अवस्था में इस कंसीडर्ड करती है व्हेन, नंबर 1 द चाइल्ड्स लैंग्वेज प्रोडक्शन डेवलप्स अहेड ऑफ ए लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, 2 child's language comprehension develops ahead of language production, 3 child's language proficiency of language comprehension, 4 child's phonological awareness is ahead of language comprehension। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 child's language comprehension, बच्चे के भाषा कॉम्प्रीहेंशन के विकास में ahead of language production के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, the idea that humans are born with innate system of picking up language, यह विचार कि ह्यूमंस जो हैं, मानव जो है, मनुष्य जो है, वह पैदा होता है विद innate system of picking up language, भाषा सीखने की क्षमता को लिए हुए, that needs only to be triggered by verbal input from the environment is supported by, that needs उसे आवश्यकता होती है only to be ट्रिगर की केवल by verbal input verbal input द्वारा from the environment पर्यावरण के द्वारा is supported by, नंबर 1 nativist, 2 behaviorist, 3 cognitivist, 4 constructivist। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 nativists। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, A child calls all 4 wheelers as car, a child calls all 4 wheelers as car, this early vocabulary error in which a word is applied too broadly to a wider collection of objects and events is known as, number 1 over extension, 2 under extension, 3 speech disorder, 4 stuttering। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 ओवर एक्सटेंशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बिकमिंग ए स्किल्ड रीडर रिक्वायर्स लर्निंग टू रीजन अबाउट रिटन मटेरियल यूजिंग नॉलेज फ्रॉम एवरीडे, लिफ्ट
and from disciplined fields of study. So it can be said that skilled reading is नंबर 1 फ्लुएंट, 2 कंस्ट्रक्टिव, 3 एक्सटेंसिव, 4 डिकोडिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कंस्ट्रक्टिव। बिकमिंग ए स्किल्ड रीडर, एक स्किल्ड रीडर बनने के लिए रिक्वायर्स नॉलेज लर्निंग, ज्ञान जो है वो रिक्वायर करता है टू रीजन कारण का अबाउट रिटन मटेरियल्स, किसके बारे में, रिटन मटेरियल्स के बारे में, लिखे हुए सामग्री के बारे में, यूजिंग नॉलेज, उस ज्ञान को उपयोग करने के लिए, फ्रॉम एवरीडे लाइफ, प्रतिदिन के जीवन में, फ्रॉम डिसिप्लिन्ड फील्ड्स ऑफ स्टडी, स्टडी के डिसिप्लिन के फील्ड में। तो नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्स्ट्रक्टिव, दैट स्किल्ड रीडिंग इज कॉन्स्ट्रक्टिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ए लैंग्वेज टीचर गिव्स ए टास्क एज हॉलीडेज होमवर्क टू हर लर्नर्स टू रीड एनी नोवेल of their interest from the given list. This reading activity is, a language teacher gives a task, एक लैंग्वेज टीचर टास्क देती है एज हॉलीडेज होमवर्क, एक हॉलीडे होमवर्क के रूप में, टू हर लर्नर्स, अपने लर्नर्स को, टू रीड एनी नोवेल्स, किसी भी नोवेल को पढ़ने के लिए, ऑफ देयर इंटरेस्ट फ्रॉम द गिवन लिस्ट, दी गई लिस्ट में से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। दिस रीडिंग एक्टिविटी, यह जो रीडिंग एक्टिविटी है, जो पढ़ने का क्रियाकलाप है, नंबर 1 इंटेंसिव रीडिंग है, 2 एक्सटेंसिव रीडिंग है, 3 स्कैनिंग है, 4 कोलाबोरेटिव रीडिंग है। तो यह जो रीडिंग है वो है एक्सटेंसिव रीडिंग। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए क्लासरूम रिसोर्स, क्लासरूम रिसोर्स में मल्टीलिंगुअलिज्म के रूप में कौन सा कथन सही है। नंबर 1 एज चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद डाइवर्स लैंग्वेज सो लर्नर्स आर टॉट इन इंग्लिश फ्रॉम क्लास 1, 2 लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डेविएशंस आर seen as going away from standard norm, 3 learners begin their schooling in their mother tongue and move on to add more languages as they progress, 4 diverse languages of children are neither tolerated nor used in class। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लर्नर्स बिगिन देयर स्कूलिंग इन देयर मदर टंग, जो लर्नर्स हैं वो अपनी स्कूलिंग यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा है, अपना जो स्कूल है वो मदर टंग यानी मातृभाषा में शुरू करते हैं, एंड मूव ऑन टू ऐड, और आगे चल करके और कई भाषाओं को जोड़ते हैं, एज दे प्रोग्रेस, जैसे ही वे उन्नति करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। The type of assessment where students decide for themselves if they think their progress or language use is good or not is dash। The type of assessment, इस प्रकार का assessment क्रियाकलाप where जहाँ पर जिसमें the student डिसाइड करते हैं, जो विद्यार्थी हैं वो डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं फॉर देमसेल्व्स, उनके बारे में, इफ़ दे थिंक, जब वे सोचते हैं, देयर प्रोग्रेस, अपने प्रोग्रेस के बारे में, और लैंग्वेज और भाषा के यूज के बारे में, इज गुड, कि वह लैंग्वेज यूज जो है वो गुड है या फिर गुड नहीं है, यानी कि अच्छी है या फिर अच्छी नहीं है। तो यह है नंबर 1 समेटिव असेसमेंट, 2 ग्रुप असेसमेंट, 3 पीयर असेसमेंट, 4 सेल्फ असेसमेंट। तो यह है सेल्फ असेसमेंट, स्वयं का क्रियाकलाप, स्वयं का असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डायलैक्ट एंड एसेंट, एसेंस और डायलैक्ट के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। नंबर 1 एसेंट relates to the actual language used and dialect refers to the way that language is spoken. 2 accent refers to colloquial words and phrases that often reflect identity and dialect refers to the way the language is spoken. 3 dialect relates to the actual language used and accent refers to the way that language is spoken. 4 dialect refers to colloquial words and phrases that often reflect identity and accent refers to the technical vocabulary in specialized context। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डायलैक्ट रिलेट्स टू द एक्चुअल लैंग्वेज यूज्ड। जो डायलैक्ट्स है वे रिलेट्स है, संबंधित है किससे, एक्चुअल लैंग्वेज के यूज से, एंड एसेंट जो है वो रिफर्स करता है टू द वे, उस रास्ते को, उस ढंग को, डैट लैंग्वेज इज स्पोकिंग, जिस ढंग से भाषा बोली जाती है, उस तरीके को, यानी कि भाषा बोलने के तरीके को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पोस्ट रीडिंग स्ट्रेटजी, निम्न में से कौन सा पोस्ट रीडिंग स्ट्रेटजी नहीं है। नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 2 ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स, 3 समराइजिंग, 4 प्रेडिक्टिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रेडिक्टिंग, यानी कि भविष्यवाणी करना जो है वो पोस्ट रीडिंग स्ट्रेटजी नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, लैंग्वेज लर्निंग कैन बी इन्हेंस्ड इफ नंबर 1 मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचिंग aids are used by the teacher, 2 teachers conduct weekly test or to check student progress, 3 teachers give real life situation in the class in which students can interact with each other, 4 teacher gives students dialogues for rote memorization and later on ask them to repeat them in the class। right answer ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लैंग्वेज लर्निंग कैन बी इन्हेंस्ड, भाषा सीखना है वो प्रभावी हो सकता है। टीचर्स गिव रियल लाइफ सिचुएशन, जब टीचर रियल लाइफ सिचुएशन वास्तविक स्थितियों को देती है इन द क्लास, वास्तविक स्थितियों को पैदा करती है क्लास में, एंड इन विच जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, गिवन बिलो आर 2 टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट, नीचे 2 प्रकार दिए हुए हैं असेसमेंट के, 2 तकनीक दी हुई हैं। नंबर 1 गिविंग स्टूडेंट टाइम इन द क्लास टू वर्क इन ग्रुप्स टू प्रिपेयर फॉर असेसमेंट, दैट इज दे कुड टेस्ट ईच अदर, 2 बी है स्टूडेंट्स कंपाइल पोर्टफोलियोज ऑफ देयर रिटन वर्क फॉर summative assessment, that is choosing their best 6 pieces of writing, which of the technique is true for student friendly assessment। तो यहाँ पर जो सही होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों, ये दोनों ही जो टेक्निक हैं वो सही हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, रघु ए 16-year-old बॉय रिटर्न्ड फ्रॉम स्कूल एट अराउंड 2 o'clock, जो रघु है वो 16 साल का एक लड़का है, रिटर्न लौटाता है फ्रॉम स्कूल से 2 बजे के टाइम पर। ही वॉज एक्सॉटेड ड्यू टू द हॉट वेदर, वह गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान था। ही डिड नॉट फाइंड एनीबडी एट होम, वह घर पर किसी को भी नहीं पाता है। ही वेंट टू किचन, वह किचन में जाता है। मेड ए जग फुल ऑफ लेमनेड एंड एडेड आइस क्यूब्स टू इट, वह क्या करता है एक जग में लेमन को फुल करता है, यानी कि जूस डालता है उस लेमन का, एंड एडेड आइस क्यूब्स, और उसमें आइस क्यूब को डालता है। ही ड्रैंक प्लेंटी ऑफ इट, तो वह इसको पीता है, प्लेंटी ऑफ इट, इसकी मात्रा को पीता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ राइटिंग, तो यह जो एग्जाम्पल है वो किस प्रकार की राइटिंग का है। नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, 2 एक्सपोजिटरी राइटिंग, 3 परस्यूएसिव राइटिंग, 4 नैरेटिव राइटिंग। तो ये जो उदाहरण है ये है एक्सपोजिटरी राइटिंग का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी डिस्क्राइब्ड एज पोर्टफोलियो असेसमेंट, निम्न में से कौन सा पोर्टफोलियो असेसमेंट का वर्णन करता है। नंबर 1 कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग of learners various learning stances and using them for overall assessment of learners, 2 collection of record of each learner throughout the year for teaching learning, 3 using the term and examination of learner and using them for overall assessment, 4 assessment through formal test conducted all through the year। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाए कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ लर्नर्स वेरियस लर्निंग इंस्टेंसेज एंड यूजिंग दैम फॉर ओवरऑल असेसमेंट ऑफ लर्नर्स। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।